बजट से कबल इस बात के इम्कानात इंतहाई कम नजर आ रहे हैं कि हुकूमत और IMF के दरमियान मुआहदा तय हो पाए और IMF के बगैर बजट हुकूमत के लिए भी आजमाइश साबित होगा। तमाम सख्त शराइत पूरी करने के बावजूद गुज़िश्ता साल अक्टूबर से 1.2 अरब डॉलर की किस्त पाकिस्तान को नहीं मिल सकी है और 30 जून को IMF प्रोग्राम की मियाद ख़त्म होने वाली है। इस दौरान IMF से कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो भी जाता है तो बोर्ड की मंजूरी के लिए मजीद 4 हफ्ते दरकार होंगे। यही वजह है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना कौम को मुसलसल ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि IMF से मुआहदा ना होने के बावजूद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। आज जब वज़ीर ख़जाना से IMF मुआहदे में हुकूमती नाकामी से मुतालिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने नागवारी से पूछा कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है। कल भी वज़ीर ख़जाना गरजते बरसते नज़र आए। एक प्रोग्राम में उनका कहना था कि तमाम शराइत पूरी करने के बाद भी मुआहदा ना होना IMF के लिए बाइस शर्म है। हम कोई फ़कीर नहीं, IMF के रुकन हैं। उनका मज़ीद कहना था कि IMF हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। गो कि हुकूमत पुरएतमाद है और कौम को तसल्ली भी दे रही है कि दिसंबर तक बैरूनी अदायगियों का इंतज़ाम कर लिया गया है। ताहम तमाम माशी माहिरीन, रेटिंग एजेंसीज, आलमी जरीदे बार बार निशानदेही कर रहे हैं कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना है तो IMF प्रोग्राम हर सूरत हासिल करना होगा। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने IMF बेल आउट पैकेज के बगैर पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के खदशे का इजहार करते हुए कहा है कि जून के महीने के बाद पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत पूरी करने में मुश्किलात पेश आएंगी। इसके अलावा ब्लूमबर्ग, फाइनेंशियल टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल भी इस हवाले से खबरदार कर चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए IMF प्रोग्राम अशद ज़रूरी है। हमारे प्रोग्राम में माशी माहिरीन IMF प्रोग्राम को पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद करार दे चुके हैं। उनका कहना था कि IMF प्रोग्राम ना होने से तकलीफ बढ़ेगी। अगले साल बैरूनी अदायगियों का बंदोबस्त कहाँ से किया जाएगा, इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी बराए माशी उमूर जनाब शहबाज राना साहब। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या ये समझा जा सकता है कि अब IMF मुआहदे की मियाद ख़त्म पर है तो बजट से पहले IMF मुआहदा नहीं हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मसूद साहब। देखिए 30 जून तक तो पाकिस्तान और IMF का प्रोग्राम जो है उसकी मुद्दत है, तो 30 जून से पहले अगर हुकूमत चाहे तो वो कोशिश कर सकती है और शायद कोशिश कर भी रही हो इसको रिवाइव करने की। क्या ये प्रोग्राम जो है वो जून 9 को जो बजट आ रहा है उससे पहले रिवाइव हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि इसका जो कहना है वो कुछ मुश्किल है, क्योंकि अभी तक तो स्टाफ लेवल मुआहदा ही नहीं हुआ। तो जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा उसके बाद जो नॉर्मल टाइम है, जैसे आपने भी बोला, तकरीबन 1 माह का वक्त लगता है। और अगर IMF को एक्सेप्शनली आपके साथ वो ट्रीटमेंट करता है, वो जो टाइम फ्रेम है 1 महीने का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद, तो उसको कुछ वो शॉर्टन करता है क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन तब भी ये अगर कोई बोर्ड अप्रूवल होता है तो वो बजट के बाद तो हो सकता है, बजट से पहले तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है अभी तक। कोई बहुत, अगर आप कहें कि कोई ऐसी कोई मेजर डेवलपमेंट हुई है जिसके बाद लगे कि बोर्ड मीटिंग हो जाएगी बहुत जल्द, उसमें पाकिस्तान का जो केस है वो प्रेजेंट होकर अप्रूव हो जाएगा, मुझे अभी ऐसे कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, हुकूमत कोई डेस्परेट भी नज़र नहीं आ रही है कि वो बजट से पहले पहले IMF मुआहदा कर ले। क्या आपको इत्तलात हैं, ख़बरें हैं कि हुकूमत कोई कोशिश कर रही है कि ये मरहला अबूर हो जाए बजट से पहले? क्योंकि इसाक डार साहब की गुफ्तगू देखकर, उनकी बातों को सुनकर तो नहीं लगता कि हुकूमत इसके लिए कोई परेशान है कि हमें बजट से पहले ये प्रोग्राम चाहिए। मसूद साहब, ऐसा नहीं है कि इसाक डार साहब या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान परेशान नहीं है। अगर आप डार साहब की बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो इतनी कंफर्टेबल उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं है, और उसकी यही वजह है, उनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरियात क्या है और पाकिस्तान के पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं। डार साहब से बेहतर मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, ये उनको पता है। अब लेकिन ये चीज़ कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है इस हवाले से उसके ऊपर आप ज़रूर बात कर सकते हैं। उनकी जो स्ट्रेटजी वो लग रही है अक्टूबर से ऑनवर्ड्स की, वो यही है कि इंपोर्ट्स को वो बेतहाशा कर्टेल कर रहे हैं। और ये जो इंपोर्ट्स के ऊपर कदगन लगाने की बात है, ये डार साहब ने आके शुरू नहीं की थी, ये मिफ्ताह इस्माइल ने की थी। इनकी ये पहली प्रायोरिटी थी कि मिफ्ताह इस्माइल साहब की वज़ीर ख़जाना की जो उस वक्त थे कि जी मैं इंपोर्ट जिस हद तक इस पर रुक सकती है हम रोकेंगे, हम दिवालिया नहीं होंगे। ये स्ट्रेटजी इतने लंबे अरसे नहीं चल सकती। आपने देखा कि पिछले तकरीबन 1 साल तो हो गया है
कि इंपोर्ट्स की रिस्ट्रिक्शन लगाई, पहले कुछ कम लगाई फिर और ज़्यादा लगाई, अब तो इन्होंने तकरीबन हर चीज़ वर्चुअली ये स्टैंड स्टिल के ऊपर ले आए हैं, सवाए उन चीज़ों के जो इंतहाई एसेंशियल हैं, जैसे आपकी LNG की कुछ थोड़ी बहुत इंपोर्ट हो रही है, फ्यूल आपका इंपोर्ट हो रहा है, कुछ खाने पीने की एसेंशियल अशिया हो रही है, कुछ छोटी मोटी मशीनरी की आइटम्स आ रही हैं, बाकी तो पाकिस्तान में कुछ इंपोर्ट ही नहीं हो रहा। तो ये स्ट्रेटेजी कब तक चलेगी? और उसका रिजल्ट आपने देख लिया कि मार्च में जो बड़ी सनतें हैं उसमें वो 25% नेगेटिव ग्रोथ रिपोर्ट हुई है। ये बहुत स्टीप इसके अंदर डिक्लाइन है। फिर जो ओवरऑल एनुअल GDP ग्रोथ रेट है, जो प्रोविजनल नंबर नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने अप्रूव किया पिछले हफ्ते 0.3% का, वो अप्रूव होते ही कंट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि हम सबको पता है कि इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल स्टोरी भी की एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कि कैसे एक नेगेटिव नंबर वो आ रहा था और कैसे फिर ये चीज़ें मैनिपुलेट करके इन्होंने किया। और सबसे बढ़कर हफीज़ पाशा साहब वो खुद इसके ऊपर आर्टिकल लिख चुके हैं और बात भी कर चुके हैं कि -3 से -4% जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हुई है आपकी इकॉनमी की इस साल। तो ये सारा नतीजा है उन चीज़ों का जो हुकूमत ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं। अब हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब जितना भी कहें कि मैंने दिवालिया नहीं होने दिया, अब जो डिफ़ॉल्ट है उसकी क्या डेफिनेशन? एक तो लीगल डिफ़ॉल्ट है कि आपने कोई सॉवरेन बॉन्ड पे नहीं किया, कोई कमर्शियल लोन पे नहीं किया, कोई वर्ल्ड बैंक का कर्जा नहीं पे किया। बाकी अगर एक कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है मल्टीनेशनल और मुआहदे के तहत अपना मुनाफा वो मुल्क से बाहर लेके जा सकती है और आपने उसको पिछले 1 साल से अपना मुनाफा बाहर लेके नहीं जाने दिया, क्या ये डिफॉल्ट नहीं है? क्या पाकिस्तान जो एक कमिटमेंट उसने की थी, क्या उसको वो ब्रीच नहीं कर रहा? क्या पाकिस्तान ने आज चाइना के जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, उनके जो पावर प्लांट्स बिजली बनाने के कारखाने पाकिस्तान में लगे हुए हैं, क्या पाकिस्तान उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा? क्या हमने खुद जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 1-1.5 माह पहले कहा कि 450 अरब रुपया हमने चाइनीज़ को पे करना है, उसमें रुपये का तो जो शॉर्टेज है सो हमारे पास डॉलर्स ही नहीं है कि वो उसको पैसे दें, वो ट्रांसलेट करे और उसको आपने भी बाहर पैसे लेके जाए। और आपने बताया था कि हुकूमत ने डेवलपमेंट फंड्स में इजाफा कर दिया है, जो मेंबरान असेंबली उनको दिया जा रहा है। तो एक ऐसी सिचुएशन में जहां हमारी इंपोर्ट्स 1 साल से बंद हैं, मईशत का पहिया जैम है, डॉलर फ्री फ्लोट है, IMF मुआहदा नहीं हो रहा है, वहाँ पर इस तरह के इक़दाम करना, जब भी आपको IMF के साथ मुआहदा करना होगा तो ये मज़ीद डिफ़िकल्टीज पैदा करेगा ना? जी बिल्कुल। अब यही तो इशू है। जब IMF के साथ आप बैठ के दोबारा बात करेंगे, जब भी करेंगे, आज कर लें, 10 दिन बाद कर लें, अगले प्रोग्राम के लिए कर लें, तो सबसे पहली बात ही IMF आपसे ये कहेगा कि आपने इंपोर्ट्स के ऊपर जो कदगनें लगाई हुई हैं, ये हमारे एक आर्टिकल की वायलेशन है, आप इसको हटाएं। और ये बात हुकूमत पाकिस्तान मान चुकी थी 9वें रिव्यू के, जब जनवरी-फरवरी में मुज़ाकरात हुए कि हम ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको ख़त्म कर देंगे। हमने वो जो ब्रीच है उसका किया, आज तक वो पाबंदियाँ हम ख़त्म करने के लिए हमने और ज़्यादा सख्त कर दिया। इन्होंने जो प्रायोरिटी लिस्ट की एक लिस्ट जारी की हुई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, वो भी उन्होंने ख़त्म करने का कहा था। आई डोंट नो कि वो हुई है या नहीं हुई, लेकिन जो वो आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल हर किस्म की इस वक्त रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। तो जब आप इंपोर्ट्स नहीं कर पाएंगे और IMF से कहेंगे कि हमसे बात करें, तो सबसे पहले कहेंगे इंपोर्ट्स को हटाओ, आप वायलेशन कर रहे हो। इस वक्त झगड़ा क्या है? झगड़ा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि हमारा जो करंट अकाउंट का खसारा है वो X नंबर आ रहा है, क्योंकि और IMF कह रहा नहीं आपका X नंबर नहीं आ रहा, आपका Y नंबर आ रहा है। Y नंबर इसलिए आ रहा है, IMF जो अपने असेसमेंट कर रहा है वो असेसमेंट इस बेस के ऊपर कर रहा है कि इंपोर्ट्स के ऊपर जब कदगन आप ख़त्म कर दोगे तो आपका करंट अकाउंट का खसारा शूट करेगा, आपकी दरामदा शूट करेंगी। तो जब ये शूट करेंगी तो रुपए के ऊपर भी दबाव फिर आएगा और रिजर्व्स के ऊपर भी दबाव आएगा। अभी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये आर्टिफिशियल हो रही हैं। आप इसको मैनेजमेंट तो कह सकते हैं, डार साहब का ठीक है, वो अपनी जगह पे सही कह रहे हैं कि मैंने तो ऑफिशियली डिफॉल्ट नहीं होने दिया, बट आप बाकी उसकी इम्प्लीकेशन देखें ना। तो जब भी आप IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठोगे अक्रॉस द टेबल, तो पहली चीज़ टेबल पे आएगी जी कि आपका जो 310 रुपया मार्केट में रेट है डॉलर का और रुपए की जो कदर है 285 इंटरबैंक में कैसी है। फिर वो आपसे पूछेंगे जी आपकी तो 3 अरब डॉलर की आपकी इंपोर्ट हुई है अप्रैल की, आपकी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है 6-6.5 अरब डॉलर, ये भी आपका आर्टिफिशियल है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत वाकई संजीदा IMF प्रोग्राम करने के लिए, तो फिर ये जो चीज़ उसको रिव्यू करना पड़ेगा। हाँ, ये आप एक बिल्कुल जेन्युइन बात है कि यकदम हुकूमत जो है ये सारी पाबंदियाँ नहीं हटा सकती। पाबंदियाँ हटाएंगे, 4 अरब डॉलर के आपके रिजर्व्स हैं वो 1 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जनाब शहबाज राना साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी मामले पर हम मज़ीद बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने तफसील से बात की कि बजट से पहले क्या आईएमएफ प्रोग्राम के होने का कोई इम्कान मौजूद है या नहीं, हुकूमत की क्या कोशिशें और आईएमएफ की क्या शराइत, इन सब पर हमने तफसील से बात की। लेकिन अगला मरहला ये है कि क्या बग़ैर आईएमएफ प्रोग्राम के हुकूमत अगला बजट हकीकी बजट दे सकती है और मुल्क को मसाइल से, माशी मसाइल से निकाल सकती है या नहीं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम हुसैन साहब, सीनियर तजज़ियाकार बराए माशी उमूर। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। खुर्रम साहब, पिछली दफ़ा जब आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे तो आपने कहा था कि आपको नहीं लगता कि अब ये IMF का प्रोग्राम होगा, और अब साबित भी हो रहा है कि बजट से पहले तो नामुमकिन है कि IMF प्रोग्राम हो। ये नहीं लगता कि हुकूमत ने सियासी वजूहात की बिना पर IMF प्रोग्राम को खुद भी डिले किया है? आई डोंट नो अबाउट डिले, बट हाईजैक तो उन्होंने डेफिनेटली किया है। अगस्त 2022 तक तो हमारा प्रोग्राम जो था वो रिवाइव हो चुका था और अब उस रास्ते पे चलने के लिए पाकिस्तान तैयार हो गया था और जितनी सख्त शराइत कबूल करनी थी पाकिस्तान ने वो तकरीबन सारी तब हो गई थी। द हार्डेस्ट पार्ट वाज बिहाइंड अस एंड उसी मौके पे डार साहब आए थे और आते साथ उन्होंने बड़ी सख्त दो टोक किस्म की बातें की कि मैं अभी डॉलर को 1 नवंबर तक 200 से नीचे लेके आऊँगा और IMF के साथ मैं आंखों में आंखें डाल के बात करूँगा और उनसे ना ये शराइत जो हैं इनको मज़ीद नरम करवाऊँगा। अब आई थिंक वाज़े हो चुका है कि वो फेल हो गए उस कोशिश में और अब वो ब्लेम डाल रहे हैं दूसरों पे, IMF पे ब्लेम डाल रहे हैं कि हम मेंबर हैं, हम भीख नहीं मांग रहे उनसे, हम तो IMF के मेंबर हैं, हमारा हक बनता है। लेकिन रिजल्ट तो वहीं का वहीं खड़ा है अभी कि ऐसा क्या जो बातें वो करते हुए आए थे। हुकूमत ने ऐसा क्या किया कि ये प्रोग्राम जो तमाम शराइत पाकिस्तान मान चुका था ये नहीं हो रहा? ऐसा क्या किया? हुकूमत ने दम तोड़ दिया, दम छोड़ दिया, मेरा मतलब है। उनका दम टूट किया अराउंड अगस्त, जब उन्होंने सारी सख्त शराइत मानी थी और उनके असरात आने शुरू हो रहे थे महंगाई की शक्ल में और तभी फिर फ्लड्स भी आए थे। तो आई थिंक बहुत ओवरवेल्म हो गई थी ये वाली हुकूमत और उनसे फिर उनको मेरे ख्याल में वो खौफ के शिकार हो गए कि यार अगर इसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और पीछे से उनको डार साहब थे कहने वाले कि भाई ये तो सही तरह से नेगोशिएट किया ही नहीं किया, मैं होता इस जगह पे तो मैं तो ये भी करता, मैं तो उनसे वो भी मनवाता। और उन बातों में आके वो उन्होंने चांस ले ली कि फिर डार साहब को ही ले आते हैं और नतीजा आज हमारे सामने है। जी अच्छा, हमारी जो GDP है खुर्रम साहब वो 0.3% भी नहीं है और कुछ तजज़ियाकारों का मानना है कि नेगेटिव में है। IMF का प्रोग्राम भी नहीं हुआ, ग्रोथ के ये सूरत हाल है, हमारा जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो 400 अरब का है। ऐसी सूरत में बजट बनाना ये कितना मुश्किल टास्क होगा? ये बहुत मुश्किल टास्क होगा क्योंकि इसमें अभी प्रोजेक्शंस आप जब बनाएंगे तो पहली चीज़ ये देखनी होगी कि अगले साल के लिए GDP ग्रोथ रेट ये लोग क्या टारगेट कर रहे हैं और महंगाई को किस सतह पे देख रहे हैं बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। वहाँ से पता चलेगा कि आपकी नॉमिनल रेवेन्यू ग्रोथ कितनी आप फैक्टर इन कर सकते हैं क्योंकि वो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है और उस रेवेन्यू ग्रोथ के मुताबिक फिर इनको अपने एक्सपेंडिचर्स बनाने होंगे। तो अब अगर वो ग्रोथ को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं तो फिर देखना होगा किस किस्म के वो पॉलिसियाँ लेके आ रहे हैं वो परस्यू करने के लिए। और महंगाई को अगर कम टारगेट लगाया है तो वो भी देखना होगा भाई किस तरह से आप उसको कम कर रहे हैं। वहाँ से सारी फिर आगे कहानी शुरू होगी। ठीक, यानी आपने ये बताया कि IMF प्रोग्राम नहीं हुआ तो इसमें पॉलिटिकल रीजंस थे, आप इससे एग्री कर रहे हैं और अगला बजट जो है वो हुकूमत के लिए देखना होगा कैसी पॉलिसीज़ हैं। लेकिन ये तो तय है कि हुकूमत जो भी बजट लेकर आएगी उसमें आवाम के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रखेगी कि उसको उसका पॉलिटिकल फ़ायदा हो। तो इतना मार्जिन है, मेरा सवाल आपसे ये था कि इतना मार्जिन है कि हुकूमत को रिलीफ दे सकती है आवाम को? मेरे ख्याल में मार्जिन हो या ना हो बजट में फिर भी ये अनाउंस तो कर देंगे। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आने वाला बजट बहुत रियलिस्टिक होगा। आप एक चीज़ माइंड में रखें कि जब अगला माली साल शुरू होगा 1 जुलाई को तो 2 महीने भी नहीं होंगे इस गवर्नमेंट की मुद्दत में
तो जो भी गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है और उनको पता होता है कि इस माली साल के बीच में हमने तो चले जाना है और इंटरिम गवर्नमेंट ने आना है, तो वो रियलिटी के ऊपर नज़र रख के अपना बजट नहीं बनाती। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे सिविल सर्वेंट्स की सैलरीज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ जो हैं उनमें काफ़ी बड़ा इजाफा शायद ये लोग अनाउंस कर दें। इस टाइप की चीज़ें शायद हों इसमें मौजूद। अब फिर वो देख लेंगे कि भाई अब ये वादे पूरे करना तो अगले लोगों का काम होगा, एंड दे विल लीव इट एट दैट। तो ये एक हवाई बजट आप इसको कहेंगे कि एक हवाई बजट होगा? वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी तश्कील दे दी है कि वो देख सकें कि आवाम को कहाँ कहाँ रिलीफ दे सकते हैं। तो अदाद शुमार आ जाएंगे, वो हमारे पास नरेशन आ जाएगी कि जी इस मद में इतने पैसे हमने देने हैं आवाम को, ये रिलीफ देना है। फिर वो आगे वाले जो पाएंगे वो देखेंगे। तो इनका एक बजट जो होगा वो, जैसा आपने कहा कि बहुत रियलिस्टिक नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं एक हवाई बजट होगा। अगर आप चाहे तो कह सकते हैं, मैं नहीं कहूँगा हवाई बजट, मैं बस इतना कह दूँगा कि रियलिस्टिक बजट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इन कंडीशंस में, क्योंकि जो भी रियलिस्टिक बजट होगा वो तो बहुत सख्त होना होगा। एंड आई थिंक अपने जाते जाते आखिरी 2 महीने जो हैं इस गवर्नमेंट के पास, उसमें ये लोग नहीं चाहेंगे कि मज़ीद और कोई मुश्किल फ़ैसले कर रहे हो। आई डोंट थिंक पॉलिटिकली वो सोचेंगे कि ये उनके फ़ायदे में है किसी सूरत। अच्छा, ये हुकूमत तो आई थी मुश्किल फैसले करने के लिए ना, इंटरिम गवर्नमेंट के लिए छोड़ के जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक। ये हुकूमत आई थी मुश्किल फैसले करने के लिए। लेकिन अभी हम जब एक्सचेंज रेट को देखते हैं तो एक मरतबा फिर इंटर बैंक और ओपन मार्केट में कोई 30 रुपये का फ़र्क आ गया है। जनवरी में भी ऐसा ही हुआ था और फिर हमें एक धचका लगा था, एकदम से डॉलर जो है वो हमें इंटर बैंक में महंगा करना पड़ा था। तो ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है कि अब मुश्किल फ़ैसले करने तो ये वक्त है मुश्किल फ़ैसले करने का। एकदम से जब ये डॉलर बढ़ेगा तो इसके तो बहुत बुरे असरात पहले भी आए, फिर भी आएंगे आगे। देखिए, ज़्यादती तो ये है कि अगस्त तक जो थे मुश्किल फ़ैसले वो तो हो चुके थे। अब दोबारा से हम लोगों को वो रास्ता चलना पड़ेगा, क्योंकि उन पॉलिसियों को रोक के बैक पेडल करने की कोशिश की गई सितंबर से ऑनवर्ड्स, और उसकी कीमत अब अदा करनी पड़ रही है और वो नहीं की जा रही है इस गवर्नमेंट से। बुनियादी बात वहाँ से शुरू होती है सारी, और अब एक दफ़ा दोबारा हमें उसी किस्म के फ़ैसले वन मोर टाइम करने पड़ेंगे, जिसके यस यू आर राइट, असरात जो हैं वो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर आएंगे। आई थिंक उसके असरात एक्सचेंज रेट के ऊपर आएंगे। लेकिन जो भी है करना तो होगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये गवर्नमेंट अब किसी मूड में है कि जाने से पहले ये एक बार फिर वो फैसले करें। ये लोग इंटरिम गवर्नमेंट के लिए छोड़ के जाएंगे। तो यकीनी तौर पर जो आगे दोबारा से ये फैसले करने पड़ेंगे तो इससे ज़्यादा मुश्किल फैसले होंगे, इससे ज़्यादा टाइट सिचुएशन होगी। और IMF के प्रोग्राम में तो हमें अल्टीमेटली जाना ही है ना, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। अभी ना जाएं तो फिर 3 महीने बाद हमें जाना होगा। जी, और आई थिंक इसमें होता ये है कि जितना आप डिले करें, पोस्टपोन करें इस डिसीशन को, जितना आप टालें इस फैसले को, उतना ही और मुश्किल होता चला जाता है वक्त के साथ। तो अभी IMF प्रोग्राम में तो जाना पड़ेगा पाकिस्तान को, चाहे वो अभी करें, जुलाई में करें, अगस्त में करें, लेकिन इस साल में के अंदर अंदर दोबारा जाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ बायलैटरल सपोर्ट दोस्त मुमालिकान के साथ भी एक्टिवेट करनी पड़ेगी। तो चीन और सऊदी अरब और इन मुल्कों के ऊपर भी अब नज़र है कि वहाँ से भी किसी किस्म का सिग्नल आए कि हम आपके हेल्प के लिए रेडी हैं। वरना तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए आई थिंक तारीख़ी मुश्किल साल एक शुरू होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम हुसैन साहब, बहुत ही रियलिस्टिक तज्ज़िया मईशत का आपने सुना। यहाँ पर लेंगे एक न्यूज़ ब्रेक, जिसके बाद प्रोग्राम जारी। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जारी रस्साकशी में हुकूमत उस वक्त एक कदम आगे बढ़ गई जब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को एक नई शक्ल में मंजूर करा लिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन से मुताल्लिक केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक उस वक्त मुलतवी कर दी जब अटॉर्नी जनरल ने रोस्टर पर आकर बताया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 अब कानून बन चुका है। नए एक्ट के तहत नजरसानी का दायरा कार अब अपील जैसा होगा। अटॉर्नी जनरल ने सदर का दस्तखत शुदा नोटिफिकेशन भी अदालत में पेश कर दिया, जिसके बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गुज़श्ता जुम्मा 26 मई को नए कानून की मंजूरी दी।
अटॉर्नी जनरल ने अदालत को मजीद बताया कि अब नजरसानी दरख्वास्त को पहले फैसला देने वाले बेंच से लार्जर बेंच ही सुन सकेगा। चीफ जस्टिस ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि यह तो बड़ा दिलचस्प मामला हो गया। जुमरात को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के लिए मुकर्रर है। इस केस को फिर इसी दिन सुनेंगे। अदालत ने पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के तहत दायरा-ए-कार दरख्वास्त पर पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी की अपील दायर की थी। आज की पेशरफ्त इस लिहाज से भी अहम है कि पिछले माह 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात महदूद करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर हुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया था, जिसके रद्द-ए-अमल में हुकूमत ने अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर बिल 2023 कौमी असेंबली से मंजूर करवाया और फिर 5 मई को सेनेट से भी मंजूर करवा लिया, जबकि 2 रोज़ कबल 26 मई को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से मज़कूरा बिल पर दस्तखत के बाद अब ये कानून बन चुका है। मज़कूरा कानून के तहत ऐसे मुतासरा शख्स को नजरसानी दरख्वास्त के दायर करने का हक हासिल होगा जिसके खिलाफ इस कानून से कबल आर्टिकल 184(3) के तहत फैसला दिया गया हो। नजरसानी दरख्वास्त इस कानून के आगाज़ के 60 दिन के अंदर दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त फैसला सुनाने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा, जबकि नजरसानी दायर करने वाले दरख्वास्त गुजार को मर्जी का वकील मुकर्रर करने का हक होगा। बिल में यह भी कहा गया कि नजरसानी की दरख्वास्त फैसले के 60 रोज़ के अंदर दायर की जाएगी। इस पेशरफ्त को इसलिए भी दिलचस्प करार दिया जा रहा है कि इस कानून से नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन अपनी नाअहली के फैसलों के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। ताहम वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट से नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को फ़ायदा नहीं पहुँच सकता। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी सज़ाओं के खिलाफ नजरसानी का हक इस्तेमाल कर चुके हैं। कानून में दूसरी बार नजरसानी की गुंजाइश ही नहीं। वाज़ेह रहे कि 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ ख़ानदान के खिलाफ पानामा लीक्स केस का फैसला सुनाते हुए उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था, जबकि दिसंबर 2017 को जहांगीर तरीन को आइन के आर्टिकल 62 के तहत नाअहल करार दिया था। इस अहम मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुनीफ फारूक और जनाब साद रसूल। इनसे तजज़िया हासिल करेंगे इस तमाम सूरत हाल पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक साहब, सबसे पहले तो आप फरमाइएगा कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। अगले ही दिन हुकूमत ने तकरीबन यही कानून एक नए नाम से पार्लियामेंट में पेश किया और इसे पास करा लिया। आज अटॉर्नी जनरल ने अदालत में खड़े होकर कहा कि नजरसानी का जो केस है इलेक्शन कमीशन का पंजाब इलेक्शन के हवाले से, इसकी समाअत मजीद जारी नहीं रह सकती क्योंकि नया कानून बन गया है। चीफ जस्टिस उन्होंने कहा कि तो बड़ा दिलचस्प मामला हो गया। तो आपको भी इस पर सरप्राइज महसूस हुआ, हैरत हुई आपको? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो कानून साजी है वो तो खैर इख्तियार है पार्लियामान का, लेकिन क्योंकि जो हुकूमत ने पहली कानून साजी की थी उसके ऊपर तो अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रोक दिया गया था और उसके ऊपर तो कोई काम फर्दर हो नहीं सकता, ना ही वो अभी नाफिजुल अमल है। उसके ऊपर ऑलरेडी एक बेंच तश्कील दिया गया था और अभी उसकी गालिबन दोबारा समाअत भी होने वाली है इसी हफ्ते के अंदर। ये जो हुआ यकीनी तौर पर ये एक सरप्राइज़ था काफ़ी लोगों के लिए, हम सब के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। गो के इसके अंदर मौक़िफ़ वही है जो पहले अपनाया गया था हुकूमत की जानिब से और जिस पर सुप्रीम कोर्ट और मुल्क के कुछ कानूनदान ऐसे हैं जिनका रिव्यू ये था कि अगर आपने आर्टिकल 184(3) के तहत उसमें कुछ तब्दीली करनी है तो वो आइनी तरमीम लाए बगैर हो नहीं सकता और आइनी तरमीम आजकल के हालात में आ नहीं सकती क्योंकि एक बड़ी अधूरी सी पार्लियामान है, लिहाजा ये तो मुमकिन नहीं होगा। लेकिन हुकूमत ने जो किया है उसके हवाले से एक तासुर ये फ़ौरी तौर पर आया कि इसका डायरेक्ट जो बेनिफिशरी होंगे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब होंगे या जहांगीर खान तरीन होंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि उनके अपने, जिस तरह आपने भी अपने इब्तिदा में बता दिया कि वो नहीं हो सकता क्योंकि वो अपनी जो रिव्यू का ऑप्शन है उसे एग्जॉस्ट कर चुके हैं और कोई स्कोप रह नहीं जाता और क्यूरेटिव रिव्यू का हमारे आइन के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन एक जजमेंट परहैप्स ऐसी है जिसके हवाले से कहा जा रहा है, जिस पर ज़्यादा हैवीली रिलाई कर रहे हैं
जो कि मौजूद है, और वो समीउल्लाह बलोच का केस है, जिसके अंदर, और वो इंटरेस्टिंगली उमर अता बंदियाल साहब की ऑथर की हुई जजमेंट है, जिसके अंदर ये बात अदालत ने अपने हुक्म में लिखी थी कि जो 62(1)(f) के तहत नाअहली है वो ताउम्र है। अब जारी बात है, अगर ये बात अदालत ने लिख दी और अगर उसके ख़िलाफ़, जो कि बताया जा रहा है कि उस जजमेंट के ख़िलाफ़ रिव्यू फ़ाइल नहीं हुआ था, तो उस जजमेंट के ख़िलाफ़ अगर रिव्यू फ़ाइल होता है तो फिर तो जो लोग भी ताहयात नाअहल हुए 62(1)(f) के तहत, वो उनकी पोजीशन मुख्तलिफ हो जाएगी। और अगर अदालत उसके अंदर रिव्यू के अंदर कोई लीनियंट व्यू लेती है और अलाउ कर देती है मामलात को, तो फिर मुख्तलिफ होगा। अलबत्ता ये कहना इस वक्त कबल अज़ वक्त होगा कि क्या अदालत वाकई उसको करती है। हाँ, जो फ़र्क है यहाँ वो ये है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ दोनों को इसमें शामिल कर दिया गया है कि नाम उसका रिव्यू ही है, लेकिन उसकी शक्ल थोड़ी सी अपील की भी हुकूमत ने देने की कोशिश की है। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा, पार्लियामान का बनाया हुआ कानून है, मौजूद है, अभी नाफिजुल अमल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कानून को भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक, वो उसके लिए अदालत ने कह दिया। मुनीब साहब, मैं इस पर वापस आता हूं, और कौन कौन इससे फ़ायदा उठा सकता है, कैसे फ़ायदा उठा सकता है, आपने कुछ बताया भी, इस पर मज़ीद भी बात करते हैं। साद रसूल साहब, क्या आपके लिए भी ये सरप्राइजिंग था जब अटॉर्नी जनरल ने आज अदालत को बताया कि नया कानून बन चुका है और अब जिस केस की आप समाअत कर रहे हैं मज़ीद समाअत नहीं कर सकते, तो सरप्राइजिंग था आपके लिए ये? देखिए, जो शख्स भी पाकिस्तान की रीसेंट जुडिशल हिस्ट्री को थोड़ा सा फॉलो कर रहा हो, थोड़ा सा उसके ऊपर नज़र डाली रखता हो, या मुनीब फारूक साहब मुझसे बहुत बेहतर इस बात को जानते हैं या अटॉर्नी जनरल साहब के या लॉ मिनिस्टर साहब की जो पिछली कुछ एडवाइस उन्होंने पिछले 2-3 महीने के अंदर दी, अगर उसको फॉलो कर रहा हो, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग बात नहीं थी। यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हुकूमत की तरफ से जो भी लीगल अप्रोच होगी वो सुप्रीम कोर्ट के किसी स्टे ऑर्डर की वजह से वो उसमें रुकेंगे नहीं। ये लड़ाई या ये जो कशमकश है ये उस वक़्त तक जारी रहेगी और उतनी दफ़ा कानून पास होगा जितनी दफ़ा भी इलेक्शन को रोकने के लिए हुकूमत को कुछ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जो 14 मई वाला ऑर्डर है, अगर उसके खिलाफ रिव्यू अब दायर किया जाएगा और लार्जर बेंच के सामने जाएगा और हुकूमत का ख्याल है कि उसके थ्रू हमें शायद कुछ रिलीफ मिल जाए या कोई और बेनिफिट मिल जाए, तो इसके लिए हुकूमत, मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ एक दफ़ा बल्कि 2, 3, 4 जितनी भी दफ़ा ये कानून साजी करनी पड़ेगी, करेगी। और ये बात भी मुनीब साहब ने दुरुस्त फरमाई कि हुकूमत का इख्तियार है, इसके अंदर कोई शय भी हुकूमत को हर रोज़ 10 दफ़ा कानून पास करने से नहीं रोक सकती। पार्लियामान का इख्तियार है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आइन में प्रोसीजर, जो तरीक़ाकार दर्ज है, उसको फॉलो करते हुए जितनी दफ़ा मर्जी, जिस दिन मर्जी कानून साजी करें। लेकिन 2-3 गुजारिशात हैं हुकूमत से उनकी इस कानून साजी की एफर्ट को सपोर्ट करते हुए कि मेहरबानी करके कानून साजी करते हुए 2-3 बातें ज़रा क्लैरिफाई करते। सबसे पहले आपने इस कानून के अंदर कहा कि जो भी फैसला होगा जो 184(3) में सुना गया है उसका रिव्यू उससे बड़ा बेंच सुनेगा। तो ऐसे फैसले भी हुए हैं 184(3) में, जिस तरह सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का फैसला है जो कि पूरे 17 मेंबर बेंच ने सुना था, तो फिर उसका रिव्यू कैसे सुना जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर तरमीम करके उस रिव्यू को सुनने के लिए 2 एडिशनल जजेस बिठाए जाएंगे जो सिर्फ उस रिव्यू को सुनेंगे? उसका क्या तरीका होगा? दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट पिछले कानून की तरह, जिसको सुप्रीम कोर्ट के 8 मेंबर बेंच ने सस्पेंड कर दिया था, अगर सुप्रीम कोर्ट सुबह इसको सस्पेंड कर दे किसी भी वजह से, 184(3) में सस्पेंड कर दे, तो अपील फाइल करने का राइट किधर जाएगा? क्योंकि जिस कानून ने आपको अपील का राइट दिया था वो तो सस्पेंड हो गया। तो अब आप क्या कहेंगे कि हम अपील फाइल करना चाहते हैं एक नए बेंच के सामने उस कानून के नीचे जिसको पहला बेंच सस्पेंड कर चुका है? तो हुकूमत अगर कुछ लॉजिकल लीगल बातों को क्लैरिफाई कर दे तो मेरा ख्याल है कि इस कानून की थोड़ी मंतक भी बेहतर समझ आएगी और इसके ऊपर कुछ शक व शुबहात जो किए जा रहे हैं कि सिर्फ सियासी वजूहात की वजह से पास किया गया है, उस पर भी मेरा ख्याल है कुछ हुकूमत को रिलीफ। साहब, बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है, मैं चाह रहा हूँ इसी पर ज़रा मज़ीद बात करते हैं। मुनीब साहब, आप फरमाएं, जैसे साहब फरमा रहे हैं कि
अगर 17 रुकनी बेंच ने कोई फैसला दिया है तो अब अपील के जो हक इस्तेमाल किया जाएगा, तो उससे बड़ा बेंच कैसे बनेगा, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। इस पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है, और अगर आप आज के हालात देखें तो मेरे ख्याल में इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो तो 3 से 4 जजेस वैसे ही वैकेंसीज जो है वो इस वक्त जगह खाली हैं और वहाँ पर जजेस की तैनाती नहीं हुई। तो अगर किसी ने किसी खास जजमेंट को, या जिस तरह से हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जजमेंट है मिसाल के तौर पे, अगर उसका रिव्यू फाइल होना है तो फिर तो वो जज साहिबान मुयस्सर नहीं है, इन एनी केस नहीं है। मेरे ख्याल में जो इसकी हैयत में तब्दीली की गई है और जो स्कोप अपनी तरफ से हुकूमत ने कहा है कि हम जुरिस्डिक्शन को जो सुप्रीम कोर्ट की है उसको ज़रा ज़्यादा एनलार्ज कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ सुकम तो है और प्रॉब्लम एरियाज भी है। लेकिन क्योंकि देखिए, जो कानून साजी किसी ख़ास मकसद को जहन में रख के की जाती है, मेरा एक कंसिडर्ड जो ओपिनियन था वो पहले भी मौजूद था कि जो काम बेशक केस स्पेसिफिक हो या पर्सन स्पेसिफिक हो, ऐसी लेजिस्लेशन अगर आप करते हैं तो फिर वो हरिडली की जाती है, उसके अंदर तमाम चीज़ों को मलूज़े खातिर नहीं रखा जाता, और उसके अंदर तो फिर ये शायबा होता है कि ऐसी ये लेजिस्लेशन तो फिर अमूमन हमने देखा है कि स्ट्राइक डाउन भी हो जाती है ना अदालत की तरफ से, तो उस पर तो मैं बाद में आता हूँ। मुझे ये भी बताइए, एक और कानूनी नुक्ता यहाँ पर बताइएगा मुझे कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई केस 3 रुकनी बेंच ने सुना है, अब अगला बेंच उससे बड़ा बनेगा, तो ये जो 3 जजेस हैं ये भी उस बेंच का हिस्सा हो सकते हैं या नहीं? देखिए, बेंच का आमतौर पर तो ये होता है कि जो पहले स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि रिव्यू के अंदर वही जज साहिबान केस सुनते हैं जिन्होंने ओरिजिनल डिसीजन दिया होता है। इस के अंदर, इस पूरे एक्ट के अंदर ये नहीं लिखा गया कि जी जज सिरे से तब्दील हो जाएंगे, ये अपील नहीं है। अपील के अंदर होता है कि जी जज साहिबान मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसी सूरत हाल नहीं, और अपील ज़ाहिर बात है वो हाई कोर्ट की स्टेज और होती है और सुप्रीम कोर्ट तो है ही, क्योंकि एपेक्स कोर्ट, वहाँ पर तो मामला ही दूसरे तरीके से आता है। लेकिन ये मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अगर यहाँ इसको रिव्यू / अपील का तासुर दिया गया है तो ये नहीं हो सकता कि जज साहिबान ने फैसला दिया था वो बेंच के अंदर शामिल ना हो, क्योंकि अगर आप रिव्यू का नाम दे रहे हैं तो वो जज साहिबान तो शामिल होंगे। हाँ, बड़ा बेंच ये होगा, बड़ा बेंच बनेगा, उसके अंदर जो जज साहिबान आएंगे, लेकिन क्या ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी कि वो 2 जज साहिबान कौन होंगे? क्या उसके ऊपर हुकूमत ये बात तस्लीम करेगी मिसाल के तौर पर कि चीफ जस्टिस साहब जिन 2 जज साहिबान को उस बेंच के अंदर रखते हैं वो हुकूमत को काबिल कबूल होंगे या नहीं? ये एक वो इशू है या मसला है जो कि अब सिरे से मौजूद है और रहेगा। और मैं ये भी बता दूं कि पहले भी हमारे मुल्क के अंदर जो कवानीन इस तरह से बनाए गए हैं वो स्ट्राइक डाउन हुए हैं। एक रिसेंट पास्ट में हमारा ये वाला कानून, उसके ऊपर जो वो नाफिजुल अमल नहीं हो सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक किस्म का हुक्म इम्तना जारी किया हुआ है और उसकी जो उसकी एप्लीकेशन है वो उसको रोका हुआ है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है उसके अंदर तब्दीली की 2012 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने उसे आइन से मुतसादिम करार देते हुए स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब भी अदालत ने कहा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मामला है वो भी आइन से मुतसादिम है, क्योंकि आप जो एक ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी कि आप बगैर आइनी तरमीम के ये नहीं कर सकते। अगर कल सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि आपने तो लगभग वही काम किया है और इस कानून को भी वो कलदम अगर चले ना भी फ्रॉम द आउटसेट करार दें, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद रोक दें, तो क्या किया जा सकता है? और मैं एग्री करूंगा इस बात से जो साद रसूल साहब ने कही कि ये बात तो है कि हुकूमत फिर इस जहन के साथ बैठी हुई है कि हम तीसरी दफ़ा भी कानून साजी करेंगे, उसका नाम कोई और रख देंगे। ठीक। अरे साउद रसूल साहब, आपको क्या लगता है कि अब जुमरात को फिर समाअत होनी है? चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को देखेंगे, जैसे मुनीर साहब भी कह रहे हैं कि, और पहले की माजी की मिसालें भी हैं। मुनीर साहब ने यह भी कहा कि अगर पर्सन स्पेसिफिक या ख़ास मकासद के लिए कवानीन हो तो उनके साथ क्या होता रहा है हम जानते ही हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस कानून पर अमल दरामद रोका जा सकता है जैसे पिछले कानून के साथ हुआ? इसके ज़्यादा इम्कानात हैं या कम? देखिए, मैं तो इस कानून की मंतक और दीगर चीज़ें देने से कासिर हूँ। हमारे कानून की, हमारे आइन की एजम्पशन ये है, और उस एजम्पशन को बतौर वकील मैं अपहोल्ड करना चाहता हूँ कि लेजिस्लेचर मैलाफाइडी एक्शंस नहीं करती, कि कानून साज जो हमारी असेंबलियां हैं, अगर उन्होंने कोई कानून पास किया है
तो वो किसी खराब नीयत से पास नहीं किया गया होगा, उसके पीछे एक पब्लिक गुड की नीयत होगी। तो चलें अज्यूम कर लेते हैं कि इस कानून के पीछे भी कोई पर्सन स्पेसिफिक, नवाज शरीफ साहब को सिर्फ रिलीफ नहीं दिया जाना, बस ये हमने सबके लिए किया है। ठीक, तो भी मुझे इस कानून की मंतक नहीं समझ आती। और मैं थर्सडे की कार्रवाई के ऊपर बात करने से पहले एक बुनियादी सवाल और उठाना चाहता हूँ। उम्मीद है कि हमारे अटॉर्नी जनरल साहब, लॉ मिनिस्टर साहब और दीगर लोग जो इस कानून के रखवाले हैं वो हमें थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लेट्स से कि 10-12 हज़ार केस अगर पेंडेंसी ड्यू है, या जितनी भी पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट की ड्यू है, जब आपने कह दिया कि आज से पहले जितने 184 के 3 के नीचे केस मुकदमे सुने गए हैं वो सब अपना अपना रिव्यू अगले 60 दिन में फाइल कर सकते हैं, और अगर 10, 15, 20 हज़ार रिव्यूज फाइल हो गए तो जस्टिस सिस्टम कैसे चलेगा? क्या करेंगे? स्पेशल बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? ये बात तो उन रिव्यूज मेरे को ख्याल कैसे में सुना चाहिए? जो 1980 जी फरमाएं। सॉरी, अगर बात मुकम्मल कर लूं, जी कि जो 2000s के अंदर जजमेंट्स आई, जो उससे पहले की जजमेंट्स आई, उनकी बेंच कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगी? आधी रिव्यूज वो फाइल हो रहे होंगे जिनके बेंचेस जो हैं वो आज मौजूद हैं, तो आप 2-2 बंदे ऐड करेंगे, फिर आप 7 बंदे का एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जिसको इंटायरली जो डिस्कनेक्टेड है उस रिव्यू से जो किसी 2001 की जजमेंट के खिलाफ फाइल किया गया है। तो इसका अगर हुकूमत थोड़ा समझा दे बात, शायद हम समझने से कासिर हैं, और मैं अपनी गलती तस्लीम करूंगा अगर मैं इसको समझने से कासिर हूं, लेकिन मेरे फहम में ये बात नहीं आ रही कि ये कैसे चलेगा कानून अगर सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन ना करे और इम्प्लीमेंट होने दे। तो इम्प्लीमेंट होने के जो नुकसानात हैं हमारे जुडिशल सिस्टम को, वो कहां तक जाएंगे? शायद सिर्फ जुडिशल सिस्टम को बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी को, सुप्रीम कोर्ट की एबिलिटी टू वर्क को बचाने के लिए भी ये नेसेसरी हो। आपका इस तरह इम्पोर्टेंट सवाल है, और तो यकीनन अटॉर्नी जनरल साहब ने भी सुनेंगे इसको, और हुकूमत के हलकों तक भी पहुंचा होगा ये सवाल, और देखें कि वो आने वाले वक्तों में इस पर कोई जवाब देते हैं या नहीं। जनाब मुनीफ साहब, जुमरात को दोबारा से समाअत होनी है इस मामले की, लेकिन जो ये इलेक्शन, पंजाब के इलेक्शन का जो नज़रसानी का केस है, इसको अदालत ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। बज़ाहिर लगता यह है कि इस मौजूदा कानून के मुतालिक पहले फैसला होगा, फिर वो मामला आगे बढ़ेगा। तो पंजाब का जो रिव्यू का केस है, इसका मतलब वो लटक गया, अब लंबा जाएगा वो? देखिए, वो तो एसेंशली है ही रिव्यू जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से फ़ाइल किया गया, और अगर ये कानून नाफिजुल अमल रहता है तो फिर तो ये देखना होगा कि रिव्यू के अंदर कितने जज साहिबान थे। गालिबन अगर वो 3 थे तो फिर 3 से ज़्यादा बड़ा बेंच बनेगा, लेकिन क्या उसके ऊपर मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, क्या किसी को वो हज़म होगा बेंच के वो कौन सा है, और चीफ जस्टिस साहब उसके अंदर कितनी वसीउल कलबी का मुजाहरा फरमाएंगे और वो किन जज साहिबान को शामिल करेंगे, ये भी डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा जो एक जो तलखी का माहौल था वो भी कुछ हद तक सेटल डाउन हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो कम से कम मुझे नहीं पता कि जज साहिबान के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो कम हुए या नहीं, लेकिन जो एक ओवरऑल इम्प्रेशन मिलता था कि अदालत की जानिब से इस बात पर काफ़ी ज़ोर दिया गया कि इलेक्शन होने चाहिए, और जो कि मैं समझता हूँ होने भी चाहिए थे। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ ने स्ट्राइक किया है पाकिस्तान की अदालत को भी, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को तो किया ही है, लेकिन पाकिस्तान की अदालत को भी किया है, और मेरे ख़्याल में कुछ रियलिटी चेक भी मिला है हर एक को। लिहाजा वो स्पीड भी हमें, या वो एक्सपीडियंस अब नज़र नहीं आ रही मुझे तो कम से कम। और मुझे लगता है कि ज़ाहिर बात है अगर ये कानून नाफिजुल अमल रहना है तो फिर जो बेंच है नज़र सानी का, उसके अंदर भी जज साहिबान को शामिल किया जाएगा। अगर वो 3 थे, जो कि मेरे ख्याल में 3 ही थे, उनकी जगह फिर ज़ाहिर बात है उससे बड़ा बेंच बनेगा, 5 जज साहिबान का होगा, 6 का होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन अगर इस कानून ने रहना है तो फिर बेंच तो बनाना पड़ेगा बड़ा। ठीक, सदर रसूल साहब, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से नवाज शरीफ साहब को भी इस कानून से फ़ायदा हासिल हो सकता है? उनको डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा, यही चीज़ें डायरेक्ट फ़ायदा होती हैं। मेरा ये ख्याल है कि इसके अंदर तो तकरीबन कोई दो राय नहीं कि एक तरह से जो हमारे सियासतदान हैं, ख़ास तौर पे
इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम से लेके अब तक के वक्त के अंदर, जिसमें साकिब निसार साहब का वक्त आया, आसिफ कोसा साहब का पीरियड आया, दीगर आए, जहां पे सियासतदानों को आर्टिकल 63 के नीचे बहुत जगह पे पनिश किया गया या डिस्क्वालीफाई किया गया, मेरा ख्याल है उन तमाम जजमेंट्स का एक रिव्यू फाइल होगा। बहुत सी सियासी बातें, और मुझे बड़ी खुशी हुई जिस तरह मुनीब साहब ने डिस्क्राइब किया, मेरा ख्याल है सबसे मुनासिब अल्फाज भी यही है डिस्क्राइब करने के कि अदालत को और सियासतदानों को ग्राउंड रियलिटीज़ का थोड़ा अंदाज़ा हुआ और एक रियलिटी चेक मिला है। हमारे मुल्क की ग्राउंड रियलिटीज़ के अंदर अगर ये तासुर है कि इस रिव्यू के अंदर सिर्फ चंद लोग आएंगे और बाकियों के रिव्यूज़ या नहीं होंगे, या तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज़ इसको कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर आप इसको टाइम बाउंड नहीं रखेंगे कि पिछले 10 साल की जजमेंट्स रिव्यू हो सकती हैं, 20 साल की, अगर आप कहें कि जो 184(3) में फैसले दिए गए हैं वो तमाम अगले 60 दिन के अंदर एक एक दफ़ा रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हैं बिफोर अ लार्जर बेंच, और कानून अपहोल्ड हो जाए, तो एक इस तरह का फ्लड गेट शुरू होगा। और उस रिव्यू को आप अपील की तरह सुनें जिसमें फैक्ट्स भी आर्ग्यू हों, आपकी गुफ्तगू से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कानून में नकाइस मौजूद हैं, एक के बाद एक की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं और बड़ी दुरुस्त कर रहे हैं, और इसको यकीनन रिव्यू होना चाहिए। सिंपली मुझे ज़रा ये बताइए कि क्या जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब को इस कानून से कोई फ़ायदा होता है? जी बिल्कुल, दोनों को इससे फ़ायदा होगा। नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन अगर रही भी तो रिव्यू के अंदर कम से कम वो टाइम बाउंड हो सकती है। टाइम बाउंड का मतलब है लेट्स से कि कहा जाए कि उनकी 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन थी, तो उस 5 साल को अब तकरीबन गुजर गए हैं, तो अगला जो भी इलेक्शन होगा उसके अंदर वो क्वालिफाई हो सकते हैं, इवन अगर उनकी एवन फील्ड वगैरह की कन्विक्शन स्टैंड करें, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन दीगर चीज़ों पर हुई थी। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब भी क्योंकि 184(3) के अंदर डिस्क्वालीफाई हुए थे, तो उनको भी हो सकता है। बल्कि थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं, इमरान खान साहब जिस केस के अंदर सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए थे, उसके रिव्यू में वो ओवरटर्न भी हो सकता है। तो इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, जो कि मेरा ख्याल है तमाम तरीकों से कॉन्टेम्पलेट शायद नहीं की गई। अच्छा मुनीर साहब, ये फरमाइएगा कि ये मामला रुकेगा कहाँ जाकर? यानी एक तरफ एक कानून बनता है, अदालत उस पर स्टे दे देती है, अगले दिन गवर्नमेंट जो है वो एक नया बिल लेकर आ जाती है, और फिर वो कुछ अरसे के बाद कानून बन जाता है, और फिर अदालत कहती है कि हम इसको सुनेंगे, और बादिल नज़र में लगता है कि शायद इस दफ़ा भी वही मामला दोहराया जाए जो पहले दोहराया गया था। तो कहाँ रुकेगा ये मामला जाकर? देखिए, जहाँ सियासी मामलात गालिब आ जाएँ और अदालती मामलात के ऊपर, और बसद एहतराम जहाँ अदालतों के अंदर भी जो जजमेंट्स हैं उनसे भी सियासत की बू आए और पोलिटिसाइज्ड हो जाए सारा माहौल, और एक वैसे ही पॉलिटिकल पोलराइजेशन एग्जिस्ट करे, तो वहाँ पर सिलसिले रुकते नहीं हैं, एक के बाद एक नई किस्त आती रहती है। जो जहांगीर तरीन साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब के मामलात हैं, वो दुरुस्त बात है जो साद रसूल साहब ने की है। मैंने जो अर्ज़ किया था कि मियाँ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब के जो अपने केसेस थे जिनके अंदर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उनके अंदर वो रिव्यू के ऑप्शन एक्सरसाइज कर चुके थे, वो एग्जॉस्ट हो चुके थे, वहाँ तो रिव्यू फाइल नहीं हो सकता। लेकिन जो समीउल्लाह बलोच का मामला है, जो कि मैंने पहले अर्ज़ किया, जो कि फैसला लिखा था उमर अता बंदयाल साहब ने, गालिबन उसका रिव्यू फाइल नहीं हुआ, जिसके अंदर ये बाकायदा तौर पर उन्होंने ऑथर किया था, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कि जो 62(1)(f) के तहत नाअहली है वो ताउमर होगी, ताहयात होगी। तो अगर वो नेचुरली ओवरटर्न होती है या उसके अंदर फ़र्क आ जाता है, तो उसका फ़ायदा फिर ना सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब बल्कि बहुत से लोगों को होगा। उसमें राय हसन नवाज साहब भी थे जो कि PTI से जिनका ताल्लुक था, और बहुत से लोग थे, लिहाजा ये यकीनी तौर पर फ़र्क आ सकता है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब को शायद थोड़ा सा और भी प्रॉब्लम अभी मौजूद है। जाहिर बात है उनकी कन्विक्शन जो नैब के केसेस के अंदर है, जो कि हुई है, यकीनी तौर पर वो जब तक ओवरटर्न नहीं होंगी तो उस वक्त तक वो इंतखाबात लड़ने के तो अहल नहीं हो सकते। हाँ, अलबत्ता उनकी जो वो नाअहली है वो टाइम बाउंड होगी, बट डिपेंड करता है कि वो सिलसिला कैसे पैन आउट करता है। लेकिन यहाँ कम अज़ कम मैं ये कहूँगा कि सिलसिला मुझे अभी रुकता हुआ नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका मुनीब फारूक साहब, जनाब साद रसूल साहब, तजज़िया आपने सुना। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। तहरीक इंसाफ बका की जंग लड़ने पर मजबूर है और 9 मई के वाक़यात के बाद इमरान खान ऐसा लगता है कि बिल्कुल तन्हा खड़े हैं। बात करते हैं ब्रेक।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रही है। खासतौर पर 9 मई के वाकयात के बाद इमरान खान बिल्कुल तन्हा नजर आ रहे हैं। इनके करीबी रुफ़क़ा और पार्टी के सुतून इन्हें एक एक करके छोड़ चुके हैं। कई अब भी पाबंद सलासल हैं। खुद इमरान खान का दावा है कि उनके खिलाफ 100 से ज़ायद केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। चंद दिन कबल जमान पार्क में पार्टी लीडरान इमरान खान के साथ मुख्तलिफ मामलात पर मुशावरत कर रहे होते थे और बाहर हज़ारों कारकुन पहरा दे रहे होते थे, लेकिन आज जमान पार्क के अंदर कोई रहनुमा मौजूद है और ना बाहर कोई कारकुन नजर आता है। 9 मई के तनाजुर में पीटीआई पर पाबंदी लगने की बातें की जा रही हैं और खुद इमरान खान के सर पर नाअहली की तलवार लटक रही है। इनके मुल्क छोड़ जाने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। हुकूमत किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से मुकम्मल इनकारी नजर आती है और फौरी इलेक्शन का मुतालबा करने वाले इमरान खान अब अक्टूबर में भी इलेक्शन के हवाले से खदशात का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। मसाइल के भंवर में फंसी पीटीआई आइंदा इंतखाबात में कहां खड़ी होगी भी या नहीं, इस सवाल का जवाब फिलहाल मुश्किल है। इमरान खान मौजूदा हालात से काफ़ी नाउमीद नज़र आ रहे हैं। ना इलेक्शन का कुछ पता है, ना अदलिया से कोई सहारा मिलने की उम्मीद दिखाई देती है। उन्हें खदशा है कि इलेक्शन का इनेकाद उनकी जमात को कुचलने के बाद ही किया जाएगा। लेकिन अब हुकूमत बातचीत के लिए आमादा नजर नहीं आती। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने इमरान खान की मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्दअमल देते हुए हफ्ते के रोज़ ट्वीट किया कि बातचीत सिर्फ सियासतदानों से की जाती है। शहदा की यादगारों को जलाने वाले, मुल्क को आग लगाने वाले दहशतगर्दों और तखरीबकारों के ग्रोह से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। मुख्तलिफ हुकूमती रहनुमाओं ने भी इसी किस्म के रद्दअमल का इजहार किया है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अजमल जामी, प्रोग्राम नुक्ता नज़र के मेज़बान हैं और सीनियर सहाफ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब वक्त देने के लिए। जामी साहब, इमरान खान साहब क्या वाकई बंद गली में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं? इमरान खान साहब के रुफ़क़ा उनके साथ छोड़ गए, न जमान पार्क के अंदर अब मुशावरतें हो रही हैं, न बाहर लोग पहरा देने के लिए खड़े हुए हैं। 100 से ज़ायद केसेस इमरान खान साहब कह रहे हैं उनके ऊपर बना दिए गए हैं और अब वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। पीडीएम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, बैरून मुल्क वो जा नहीं सकते, तो एक बंद गली में खड़े हुए हैं। आपकी मुलाकात हुई हफ्ते के रोज़ इमरान खान साहब से, कैसा उनका मोराल है? मायूस हैं या कोई उम्मीद है उनके पास अब? बहुत शुक्रिया मसूद साहब। बिल्कुल उनसे हफ्ते के रोज़ मुलाकात हुई, 1.5-2 घंटे तवीली मुलाकात थी और आपने दुरुस्त कहा कि वो ज़मान पार्क जहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं हुआ करती थी, वहाँ पर अब पुलिस फोर्स है सिक्योरिटी के लिए, या फिर कुछ वकला की टीमें हमें दिखाई देती हैं जो मुशावरत के लिए वहाँ पहुँचा करती हैं और चंद एक लोग जो उनके ज़ाती स्टाफ में शामिल हैं वो वहाँ मौजूद हुआ करते हैं। इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई उसका अहवाल आपने जानना चाहा और मुझे इसीलिए याद किया। खान साहब की जो गुफ्तगू है या उनका जो नैरेटिव है जो वो कम्युनिकेट कर रहे थे सहाफ़ियों के साथ, उसमें तो बज़ाहिर गुफ्तगू की हद तक वो अभी भी पुरुम्मीद हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जिस पार्टी का वोट बैंक कम हो रहा हो परेशानी उसे लाहक होनी चाहिए। वोट बैंक पीडीएम का उनके बकौल कम हो रहा है, पीटीआई का वोट बैंक कम नहीं हो रहा। ये एक नज़रियाती जमात है और इसलिए मुझे फ़िक्र नहीं है। दूसरी बात वो ये करते हैं इस सिलसिले में कि जो ओहदेदार तोड़े जा रहे हैं, ये पार्टी छोड़े, उनकी जगह वो नए ओहदेदार नौजवानों को मौका देंगे। तीसरा वो तकिया करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जो हालात हैं ये 71 या 80 या 90 की दिहाई के नहीं हैं। ये जिक्र करते हुए मौजूदा सियासत और रियासत को वो शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं कि इनको ये अक्ल नहीं है कि ये हालात 80s के या 90s के नहीं। सोशल मीडिया का ये दौर है जिसमें अवाम को उनके बकौल शऊर आ चुका है, लिहाजा उनका वोट बैंक कम नहीं होगा। दूसरी अहम बात जो वो करते हैं वो ये इस हवाले से भी यानी तशवीश रखते हैं कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है और जेल में डाला जा सकता है एंड ही इज़ मेंटली रेडी टू गो देयर। साथ में अपने हवाले से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब भुट्टो साहब के केसेस का और उनके साथ जो फेट हुई उसका जिक्र भी करते हैं। अल्लाह ना करे कि भुट्टो 2 भी एपिसोड हो सकता है। वो कहते हैं मेरी जान को ख़तरा भी है, मुझे जेल में भी डाला जा सकता है, मुझे डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। हमने पूछा कि क्या इस सूरत हाल में बाहर जाने की ऑप्शन, बैरून मुल्क जाने की ऑप्शन या पेशकश आपको की गई, आप उस पर गौर कर रहे हैं? तो उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया कि नहीं, ना ही मुझे कोई ऐसी पेशकश की गई है और ना मैं जाना चाहूँगा, बल्कि मैं तो खुशी से कहूँगा मेरा नाम ECL में डाल दिया जाए। एक और जो अहम बात उनसे हम बात मैं सवाल भी करना चाह रहा हूँ साथ साथ कि लग तो ये रहा है कि इमरान खान से आपके जहन में ये खाका है कि ये लोग छोड़ के चले गए, वो नए लोगों को लेकर आएंगे, वोट बैंक उनका इंटैक्ट है और वो इलेक्शन लड़ लेंगे। क्या उनको ज़मीनी हक़ाइक़ का वाकई इदराक है
कि अभी कुछ ही अरसे पहले की बात है, कराची में एक पार्टी के साथ इसी तरह की सूरत हाल हुई, वो नए लोग नहीं ला सके, वो पार्टी को नहीं चला सके। आप नए लोग लेकर भी आ जाएंगे तो फिर इलेक्शन एक बिल्कुल एक अलहदा साइंस है। वो आपका वोट बैंक कितना भी हो, लोगों को निकाल कर इलेक्शन पोलिंग बूथ तक लेके जाना और इलेक्शन लड़ना, वो बगैर इलेक्टेबल्स के, बगैर तजुर्बे के मुमकिन नहीं है। इस बात का इदराक है खान साहब को? ये बड़ा अहम आपने सवाल भी उठाया तज्जिए की सूरत में। इमरान खान साहब इसकी नफ़ी करते हैं, और जिस सियासी जमात का आप कराची से जिक्र कर रहे हैं जो उसके साथ सियासी तौर पर होता रहा, उसका हवाला भी हमने दिया बिल्कुल इसी रेफरेंस में जो आपने फरमाया। इमरान खान साहब इसकी नफ़ी करते हैं, वो ये समझते हैं कि वो हालात और थे, इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स का दौर जा चुका है, अब पॉलिटिक्स है नज़रियाती, और वो ये समझते हैं कि चूंकि उनका जो वोट बैंक है या उनका जो वर्कर है, उनका चाहने वाला है, वो इस नज़रिए को बाय कर चुका है और उसके पास एक्सप्रेशन के लिए सोशल मीडिया है, तो इलेक्टेबल्स के लिए जो मामला था, गॉन आर द डेज। अब वो नौजवानों को अगर मौका देंगे तो वो कामयाब हो पाएंगे, ये उनको उम्मीद है। दूसरा अहम तकिया वो ये करते हैं, जब बार बार हम इस्तफसार कर रहे थे उनसे कि आप एक रहनुमा हैं, आपका काम स्ट्रेटेजी देना है, नैरेटिव देना है, आप कहाँ हैं, अपनी चाहने वालों को कोई नैरेटिव दें, कोई स्ट्रेटेजी दें, क्या करना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि दिस ऑल कैन नॉट सस्टेन, तो ये गम की रात जो है ये ढल जाएगी और वक्त आएगा, क्योंकि मेरा वोटर इंटैक्ट है, सपोर्टर इंटैक्ट है। खास बात मसूद ये भी है कि जो हमने जब उनसे पूछा मुज़ाकरात के हवाले से, जो आपने जिक्र भी किया अपने इब्तिदाइये में, तो मेरी ज़ाती राय है कि जो मुज़ाकराती कमेटी है, दिस इज़ मेयरली फॉर दी ऑप्टिक्स, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स और समहाउ जुडिशल ऑप्टिक्स, क्योंकि पंजाब में इंतखाबात का जो केस है वो उसकी समाअत चल रही है, मुलतवी हुई है समाअत। लेकिन कल कलां को जब अगर ये पूछा गया और जवाब देना पड़ा कि मुज़ाकरात के लिए आपने मिल बैठ के फ़ाहम व तफ़हीम के लिए क्या किया, तो खान साहब की वकील के पास ये फहरिस्त होगी कि हमने तो कमेटी बना दी थी, हुकूमत उससे इनकारी हुई है। दूसरा अहम नुक्ता जो मुज़ाकरात के हवाले से मैंने उनसे बिलखुसूस पूछा बार बार कि सियासी लोग आपस में बैठ के मिल बात करते हैं, लेकिन आप इससे इनकारी हैं। तो उन्होंने कहा मैं किससे बातचीत करूं? तो मैंने उनसे ये सवाल की सूरत में पूछा कि आप क्यों नहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PDM, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल या दीगर जिम्मेदारान से रब्ता करते कि आइए मैं मिल बैठने को तैयार हूँ। तो उन्होंने बरमला कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा कि इनकी हैसियत ही क्या है, इनसे तो बातचीत का फायदा नहीं। ये जो कॉन्फिडेंस है कि किससे फायदा है, जामी साहब, ये कॉन्फिडेंस है, जब उन्होंने कहा कि वोट बैंक इंटैक्ट है और मैं नए लोग खड़े कर दूंगा, फिर आपने उनसे कराची का हवाला दिया, सवाल किया, तो आपके जो साथ आप समेत जो लोग मौजूद थे उनकी भी राय क्या थी इस हवाले से? जाहिर सी बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने जो गलतियां की हैं अपने पूरे इस इक़्तिदार के दौर में, उसका भी उनको एहसास है कि वो क्या गलतियां थी, उनको दोबारा नहीं दोहराएंगे? क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि जो अहम तरीन पड़ाव हैं सियासी सफ़र के उनके, उसमें जो गलतियां हुई, ट्रांसफ़र, तबादले या अपॉइंटमेंट्स या पॉलिटिकल मूव्स, उस हवाले से वो जितनी भी मेरी माजी करीब में उनसे मुलाकातें हुई, उनका वो दिफा करते दिखाई देते हैं, चाहे वो उस्मान बुज़दार साहब का मामला हो, साबिक DGI का ट्रांसफ़र हो, या दीगर सियासी या गैर सियासी। इससे बड़ी गलती आपको ये नहीं महसूस होती कि कौमी असेंबली से निकल आना, पंजाब की हुकूमत छोड़ देना, KP की हुकूमत छोड़ देना? वो ये इन मामलात पर भी उनसे हमारी एक से ज़ायद मुलाकातों में सेर हासिल गुफ्तगू हुई है। तो जो उनका जवाब है, मैं आपकी खिदमत में, नाज़रीन की खिदमत में वो रखना चाह रहा हूँ कि वो बरमला इन तमाम वाक़यात और सियासी गैर सियासी फैसलों का दिफा करते हैं। हत्ता कि जो मैं मिसाल देना चाह रहा था कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर बरमला, ये मेरा सवाल था उनसे कि आपने बेहसियत एक कौमी रहनुमा, एक मकबूल तरीन जमात के रहनुमा, क्यों ना गैर मशरूत इसकी मजम्मत की? आपने क्यों ना ये कहा कि इसमें जो भी मुलव्वस है, चाहे वो मेरा भांजा या भतीजा है या किसी भी सियासी जमात का है या किसी भी इदारे से है, उसको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। और तीसरा सवाल मैंने पूछा, आप क्यों जिना हाउस ना गए फूल पेश करने, तकरीम करने उन शुहदा की जिनकी याद में बाकी रहनुमा भी वहाँ गए? तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि मेरे तो इल्म में ये वाक़या 4 दिन बाद आया, सुप्रीम कोर्ट में मैं था पेशी में, जब मुझे इल्म हुआ, उसके बाद उन्होंने क्यों ना किया, इसका जवाब वो नहीं दे रहे थे। वो बारहा कह रहे थे ये साजिश है, उनकी पार्टी के खिलाफ साजिश है। जवाबन हमने सवाल पूछा कि आपके अजीज़ हैं हसन नियाज़ी, वो जिना हाउस के बाहर एक वीडियो में देखे जा सकते हैं कि यूनिफॉर्म को लहरा रहे हैं, उस पर भी कदरे वो लाइल्म थे और उन्होंने कहा कि उसे नहीं करना चाहिए था। ऑब्वियसली मैंने उसे नहीं भेजा। और एक और वो प्ली लेते हैं कि मॉब को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो सो फार जो आपका सवाल था, किसी भी ऐसे सियासी गैर सियासी फैसले क्या
वो दिफा करते हैं और उस पर निदामत या उस पर असर नौ गौर करने को वो तैयार नहीं हैं। और शायद एक यही वजह है कि सियासी अमल से वो दूर हुए हैं और मकबूलियत सोशल मीडिया और यूथ के वोट बैंक पे अभी भी रिलाय कर रहे हैं। तो एक अहम बात मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था, जब मुज़ाकरात की हम बात कर रहे थे, मसूद मौका दीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि जी इन लोगों से बातचीत करने का क्या फ़ायदा, इनकी हैसियत नहीं। ये पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में वो फरमा रहे थे। तो फिर हमने पूछा जिनसे आप बातचीत करना चाहते हैं बार बार, वहां क्या सूरत हाल है? तो उन्होंने कहा, जो मैंने रिपोर्ट भी किया, कि वहां तो अब सदर आरिफ अलवी या हाशिम डोगर, कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर, जो पार्टी से राहें जुदा कर चुके हैं, इन दो अफराद को उन्होंने नाम लिया कि ये पैगामात लेके आते थे या बातचीत किया करते थे उन हलकों से जिनका वो जिक्र कर रहे थे, मुख्तदरा उनकी मुराद थी। तो वहां तो अब उनका फ़ोन तक नहीं उठाया जाता, सदर आरिफ अलवी का उन्होंने नाम लेते हुए कहा। तो वहां तो वो बातचीत करना ही नहीं चाहते, हत्ता कि फ़ोन उठाना भी उन्होंने बंद कर दिया। ये उन्होंने मुझे कहा बात कर। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजमल जामी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।